उर्फ जलालुद्दीन ईडी को सवालों का सीधे सीधे तो जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन उसने यह कबूल किया है कि उसे पाकिस्तान से करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलती है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, उसे अन्य देशों से भी जकात यानी कि धर्म के नाम पर करोड़ों रुपए की फंडिंग मिली। उसने दुबई यात्रा की भी बात कबूल ली है। यह भी बताया है कि दुबई की टिकट और बाकी इंतजाम उसे दुबई के मददगारों ने मुहैया कराए। नीतू उर्फ नसरीन और नवीन उर्फ जमालुद्दीन को लेकर भी छांगुर ने कई खुलासे किए। छांगुर ने जैसे जैसे पूछताछ में आगे बात बढ़ाई, कई राज खोलने लगे। छांगुर के बेटे महबूब, नीतू उर्फ नसरीन और नवीन उर्फ जमालुद्दीन समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी एटीएस अब नवीन को रिमांड पर लेने जा रही है। एटीएस को शक है कि नवीन उर्फ जमालुद्दीन को छांगुर की कई छुपी संपत्तियों के बारे में पता है, जिसकी जानकारी अब तक प्रशासन को नहीं मिल पाई है। रिपोर्ट देखिए। पीर बाबा का चोला, अवैध धर्मांतरण का खेला। ईडी से छांगुर ने कबूला पाक से करोड़ों की फंडिंग। जाकिर नाइक की तकरीर, सामने आई छांगुर की असली तस्वीर। जकात के नाम करोड़ों जुटाया, अवैध धर्मांतरण में लगाया। जैश, जाकिर और जकात धर्मांतरण की बिसात। अवैध धर्मांतरण के लिए छांगुर छल प्रपंच का सहारा लिया करता था। अब उसकी शातिरी, उसका छल और बल सब कुछ ईडी के सामने एक एक कर बेनकाब हो रहा है। ईडी की पूछताछ में छांगुर ने जो सनसनीखेज खुलासे किए, उससे अवैध धर्मांतरण के पीछे की उसकी पूरी साजिश के तार खुलने लगे हैं। छांगुर ने ईडी को पूछताछ में बताया कि उसे पाकिस्तान से मिलती थी आर्थिक मदद। पाक समेत कई देशों से आर्थिक मदद की बात मानी, करोड़ों रुपयों की आर्थिक मदद मिलना कबूल किया। दुबई यात्रा के लिए टिकट और फंडिंग भी मददगारों ने की। दुबई के मददगार ने ही टिकट और बाकी इंतजाम किया। छांगुर ने दुबई में कई लोगों से रिश्ते कबूले। नीतू उर्फ नसरीन को धर्मांतरण कराना सिखाया था। नीतू ही धर्मांतरण के काम को आगे बढ़ा रही थी। जलालुद्दीन और छांगुर ने ईडी की 4 दिन की पूछताछ में कई सवालों के जवाब उगले हैं। उससे जब पूछा गया कि दुबई में वो किसे जानता है, तो उसने कहा कि दुबई में उसके कुछ मुरीद हैं जो उसका टिकट कराते थे। सूत्रों की माने तो दुबई के कई सारे कनेक्शंस के नाम छांगुर ने इस पूछताछ में उगले हैं। साथ ही साथ नवीन और नीतू से उसके कनेक्शंस के बारे में जब पूछा गया, तो छांगुर ने साफ कहा कि नवीन और नीतू काम को आगे बढ़ा रहे थे। सफाई देते हुए छांगुर ने कहा कि वो इस्लाम को बढ़ाने और साथ ही साथ जबरन धर्म कबूल करने के लिए किसी से नहीं कहता था। ईडी ने जब पूछताछ में उससे पूछा कि पाकिस्तान से कैसे मदद मिल रही थी, तो सूत्रों की माने तो छांगुर ने इस बात को खुलकर कबूला है कि पाकिस्तान से उसे कई बार मदद मिल चुकी है। उसने बताया कि वो पाकिस्तान की एम्बेसी में भी जा चुका है और साथ ही साथ नेपाल में जाने के पीछे पाकिस्तान और आईएसआई से करीबियां बढ़ाना ही बड़ा मकसद था। छांगुर को जकात यानी धर्म के नाम पर विदेशों से करोड़ों की फंडिंग होती थी। करोड़ों की फंडिंग को लेकर पूछे गए सवाल में उसने गरीबों को मदद करने की बात कही। हालांकि छांगुर का झूठ यहां साफ पकड़ा गया। छांगुर ने गरीबों की मदद नहीं की, बल्कि धर्म के नाम पर जो करोड़ों रुपए जुटाए, उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अवैध धर्मांतरण में किया। जकात के नाम पर जुटाए गए करोड़ों रुपए को छांगुर धर्म के प्रचार में लगाने की बात कह रहा है। ईडी से 3 घंटे की पूछताछ में छांगुर ने कहा कि धर्म का प्रचार कैसे गलत हो सकता है। ईडी ने छांगुर की दुबई की संपत्तियों का विवरण जुटा लिया है। यूपी एटीएस भी पहले से ही अधिकतर संपत्तियों का ब्यौरा हासिल कर चुकी है। छांगुर के 40 से अधिक खातों में विदेशों से फंडिंग हुई थी। मध्य पूर्व और अन्य देशों से 106 करोड़ रुपए से अधिक रकम आई। इनमें से कुछ रकम का इस्तेमाल और संपत्ति खरीद में किया गया। छांगुर ने ईडी को पूछताछ में नीतू उर्फ नसरीन और नवीन उर्फ जमालुद्दीन को लेकर भी कई खुलासे किए हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर से 4 दिनों की पूछताछ में बार बार नवीन और नीतू का नाम सामने आया है।
सूत्रों की माने तो इसके बाद ईडी ने नवीन की प्रोटेक्शन एप्लीकेशन और साथ ही साथ रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट में पेश की है, जिसके बाद नवीन को रिमांड पर लेने की तैयारी अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम कर रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों एटीएस की पूछताछ में भी बार बार नवीन और नीतू का नाम छांगुर ने एटीएस के सामने कबूला था। साथ ही साथ छांगुर की पूरी धर्मांतरण की काली दुनिया में नीतू और नवीन ही उसके दाएं और बाइने हाथ के तौर पर काम करते थे और अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम नवीन को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद पनामा में उसकी कंपनी का ऑफिस और साथ ही साथ कई शेल कंपनियां और पाकिस्तान से फंडिंग के राज खुल पाएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। सीधे अभिषेक के पास चलेंगे जो विस्तार से हमें और समझा सकते हैं कि आखिर ये खेल क्या है। अभिषेक, जैश, जाकिर और जकात और इसके साथ साथ छांगुर के इर्द गिर्द की कहानी क्या कहती है? अभिषेक के पास चलेंगे। लगता है अभिषेक को हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन छांगुर का जो कबूलनामा है वो तमाम जांच एजेंसियां छांगुर से पूछताछ कर रही हैं। उस कबूलनामे में दुबई कनेक्शन भी सामने आया है। ये बताया गया है कि छांगुर कई बार दुबई जा चुका है, दुबई में कई लोगों से वो फंडिंग ले चुका है, फंडिंग धर्मांतरण को लेकर है। यहाँ भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से भी छांगुर को मोटी फंडिंग मिलती थी और सबसे बड़ी चीज़ है कि बलरामपुर जो कि नेपाल से सटा हुआ है, ये इसलिए भी आसान था क्योंकि यहाँ से तमाम दूसरे देशों के लोगों का आना जाना आसान हो जाता है, क्योंकि ये नेपाल बॉर्डर पर लगा हुआ है। बहुत सटीक ठिकाना छांगुर ने यहाँ पर चुना था, लेकिन प्रशासन को भी नहीं पता था, बलरामपुर के लोगों को भी नहीं पता था कि छांगुर का ये नेटवर्क इतना बड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। लोग समझते थे कि लोग जकात के ज़रिए यहाँ पर पैसा भेज रहे हैं, लेकिन इतना पैसा छांगुर के पास किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन मकसद वही था, देश में धर्मांतरण करना, देश में तमाम भोली भाली और मजदूर लड़कियों को, मजबूर लड़कियों को पहले अपने पास बुलाना, उन्हें लालच देना और लालच देकर फिर दूसरे देशों में भेजना। अभिषेक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उन्हीं के पास चलेंगे। अभिषेक, जांच एजेंसियों से तमाम तरह की बात तो आई है, लेकिन जैश, जाकिर और जकात, इसके साथ साथ दुबई और पाकिस्तान कनेक्शन क्या कहता है छांगुर का मायाजाल? बिल्कुल मनोज जी, परत दर परत छांगुर के मायाजाल की हर एक परत इंडिया न्यूज तो खोल रहा है, लेकिन हर बीते दिन के साथ जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं वो हर दिन चौंकाने वाली हैं। चौथे दिन की ईडी की पूछताछ के दौरान छांगुर ने जो बातें कबूली हैं और खासतौर पर कई बातों का वो गोलमोल जवाब देता रहा। इस बात में तो कोई शक नहीं है मनोज जी कि छांगुर ना सिर्फ एक शातिर बल्कि इस बात को समझ रहा है कि उसे कैसे गुमराह करना है जांच एजेंसियों को, कभी अनपढ़ होने का हवाला देकर, कभी ये कहकर कि उसे इन चीज़ों के बारे में समझ में नहीं आ रहा। जब उससे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने सूत्रों के मुताबिक पूछा कि पनामा में नीतू और नवीन की इस कंपनी को जब खोला गया और शेल कंपनियां 10-10 खोली गई तो क्या कभी पनामा भी छांगुर गया? छांगुर ने कहा वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं, उसको जानकारी नहीं है कि शेल कंपनी का मतलब भी क्या होता है। उसने कहा ये सब आप क्या बात कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल पता नहीं, बहुत मासूम बन गया वो। नवीन का बार बार नाम लेता रहा, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के काबिल इंट्रोगेटर्स ने और एनालिस्ट ने छांगुर से कुछ बातें तो कबुलवा ली। चौथे दिन की पूछताछ तक छांगुर पाकिस्तान से फंडिंग्स की बात कबूल चुका है। सूत्रों की माने तो एटीएस ने जब 7 दिन तक छांगुर को रिमांड पर लिया था, तब छांगुर ने यह बात कहीं गफलत में कबूल ली थी कि वो नेपाल में पाकिस्तान की एम्बेसी गया, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने उसने ये बात कबूली है, उनके एनालिस्ट और इंट्रोगेटर्स के सामने, कि
पाकिस्तान की मदद से उसकी कुछ संस्थाओं को फंड्स आ रहे थे। वो पाकिस्तान की एम्बेसी गया था। बांग्लादेश से पैसा तब आना शुरू हुआ जब पाकिस्तान में उसने सामंजस्य स्थापित किया, कनेक्शन डेवलप कर लिया। इस बात से बिल्कुल ये बात साफ है कि आईएसआई उसे बैक कर रही थी, आईएसआई उसकी मदद कर रही थी, और इस पूरे नेटवर्क को इतना लंबा चौड़ा रूप देने में आईएसआई का और उनके हैंडलर्स का एक बड़ा नेटवर्क छांगुर की मदद कर रहा था। अब देश की बाकी एजेंसियों के कान भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि खुलकर पाकिस्तान और आईएसआई कनेक्शंस की बात छांगुर ने भी इंट्रोगेशन में कबूल ली है। और अब छांगुर के दुबई कनेक्शंस की भी बात सामने आई थी, उसको लेकर भी इंट्रोगेटर्स के हाथ और एनालिस्ट्स के हाथ ईडी के कई सारी जानकारियां लगी हैं। छांगुर ने कबूला कि जब वो पहली बार दुबई गया तब वहां पर एक मुरीद ने उसका टिकट कराया था। उसने कबूला कि दुबई में ही कई सारे लोगों से मुलाकात होती थी और पहला फंडिंग ट्रेल वहीं से शुरू हुआ। यानी 10 साल पहले जब वो पहली बार दुबई गया, उसके बाद अजमान, ओमान और तमाम खाड़ी देशों की यात्रा उसने करना शुरू किया। कभी अपने पैसे से टिकट नहीं खरीदा, टिकट हमेशा दुबई से ही होता था। इस बात से यह बिल्कुल साफ है कि कहीं कोई बैठकर इस पूरे षड्यंत्र को रच रहा था। छांगुर और उतरौला को खासतौर पर चुना इसलिए गया क्योंकि वहां की 80% से ज्यादा आबादी विदेश में रहती है और वहां देश की आजादी के बाद पहला फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम, यानी कहा जाए वेस्टर्न यूनियन या फिर और भी जो ब्रांचेस हैं, वो सबसे ज्यादा एनआरआई अकाउंट्स होल्ड करती हैं। इस बात की समझ उस देश के दुश्मन को जरूर होगी कि उतरौला को चुनेंगे, वहां पर ये फॉरेन फंडिंग्स, इस काले धन को भेजा जाएगा तो जल्दी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे बहुतायत में एनआरआई अकाउंट्स हैं वहां पर, और खासतौर पर खाड़ी देशों के एनआरआई अकाउंट्स हैं। उनकी आड़ में करोड़ों रुपए भेजे जा रहे थे। इतना ही नहीं, खाली फॉरेन एक्सचेंज मनी ट्रांसफर का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, हवाला का भी इस्तेमाल हो रहा था। नेपाल में बाकायदा हवाला ट्रेडर से छांगुर की मुलाकात लगातार हो रही थी। उसने एक रूट तय किया था, आसपास के 46 अलग अलग गांव में वो मजलिसें करता था, कार्यक्रम करता था, नौजवान युवकों को फिल्में दिखाने की बातें होती थी, और उस बड़े पर्दे पर फिल्मों के बीच जब इंटरवल होता है तब भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना उन बच्चों को न सिर्फ भड़काते थे बल्कि उनके मन में वो जहर डालते थे। वहीं पर छांगुर चुनता था कि कौन ज्यादा उत्तेजित है। एक बात अभिषेक एक बात मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ, तमाम शिकायतें आ रही हैं। जी अभिषेक, एक बात मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि बहुत ही प्लानिंग के साथ ये पूरा गेम हुआ, बहुत प्लानिंग के साथ बलरामपुर के उतरौला को चुना गया, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे बच्चे खाड़ी देशों में हैं, बाहर हैं, और फंडिंग आती जाती रहेगी तो किसी को शक भी नहीं होगा कि ये चल क्या रहा है। चूंकि बलरामपुर और नेपाल का बॉर्डर लगा हुआ है और उसी रास्ते के जरिए वो नेपाल की पाकिस्तान एम्बेसी पहुंच जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जाएगा छांगुर तो फिर जांच एजेंसियों के कान खड़े होंगे, नेपाल जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा, और वहां पर पाकिस्तान की एम्बेसी में जाएगा, जिससे बात होनी है वो बात हो जाएगी, और जो मैसेज है आईएसआई का वो मैसेज भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अब छांगुर के मायाजाल का पता चला है, जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। इतने साल तक जांच एजेंसियां क्या कह रही हैं, इतना संवेदनशील इलाका, मुस्लिम बाहुल्य आबादी का इलाका, विदेशी फंडिंग, खाड़ी देशों की फंडिंग, और उसके बावजूद भी जांच एजेंसी, पुलिस की, प्रशासन की लापरवाही, क्या कहे? बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल साफ है मनोज जी कि बहुत लंबे समय से ये सब कुछ चल रहा था। अंदाजा लगाएं तो जो जानकारी और जो केस स्टडीज हम लगातार करते आ रहे हैं बीते दिनों, तकरीबन 10 साल का वक्त रहा होगा जब छांगुर जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचा। इस दौरान उसने भी बहुत शातिर अंदाज चुना। आखिरी के सालों में जब वो पकड़ा गया, यानी 2023 और उस दौरान जब ये सारा मामला खुलता गया, एफआईआर दर्ज हुई, एटीएस की नजर गई, उससे पहले कभी उसने बलरामपुर और आसपास के इलाके को कभी नहीं चुना था। वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, साउथ के इलाकों को चुन रहा था। वहां पर ये अपनी लव जिहाद की फौज प्लांट करता था, वहां पर ये धर्मांतरण करवाया जा रहा था। बाद के सालों में जब इसे लगा कि अब कोई कुछ कर नहीं सकता, उस वक्त इसने बलरामपुर में अपना ये
पूरा काला खेल खेलना शुरू किया और ये अचानक से नजरों में आया एटीएस की। उससे पहले उत्तर प्रदेश को इसने इस तरह से नहीं चुना था, क्योंकि ये समझ रहा था कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी जड़ को काटेंगे तो जल्दी गिर जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में शुरुआत उस तरह से नहीं की थी उसने, पहले दूसरे राज्यों में प्लांटिंग की, उसके बाद वो जब समझ गया कि दूसरे राज्य में एक बड़ा नेटवर्क स्थापित हो गया, तब उसने उत्तर प्रदेश की मासूम बच्चियों को शिकार बनाना शुरू किया। लिहाजा और यही मुझे लगता है कि 2023 उससे से कुछ गलती भी समय हो गई पहले और इसने यहीं सारा पर वो कुछ कर पकड़ में आ गया और यहीं वो चिन्हित भी हो गया। अभिषेक, आप हमारे साथ रहे। असल में वाराणसी में भी धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। अवैध धर्मांतरण के मामले में वाराणसी के कई सड़क पर शेख सलीम पाठक के पास राहत क्लिनिक सेंटर चलाने वाले डॉक्टर नईम कादरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी पीड़ित महिला की शिकायत पर की गई है। पीड़ित महिला का आरोप है कि डॉक्टर नईम कादरी उसकी बेटी का धर्मांतरण कराकर उससे निकाह करने का दबाव बना रहा था। पीड़ित महिला ने डॉक्टर नईम कादरी के खिलाफ सिगरा थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वाराणसी में धर्मांतरण का खुलासा जमील अहमद की रिपोर्ट के तौर पर देखिए क्या हुआ। बनारस में भी धर्मांतरण का मामला सामने आया है। हमारी मौजूदगी जो है वाराणसी के नई सड़क क्षेत्र में, और आप देखिए ये नई सड़क का शेख सलीम फाटक का क्षेत्र है और यहीं पर राहत मेडिकल सेंटर नाम से जो दुकान है, यही दुकान पर डॉक्टर नईम कादरी, जो खुद को डॉक्टर बताता था और वो इस डॉक्टरी के आड़ में धर्मांतरण का काम करता था। एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके बेटी के धर्मांतरण के लिए लगातार दबाव बना रहा था और दबाव ही नहीं, उसे निकाह भी करने की दबाव बना रहा था। हालांकि महिला ने सिगरा थाने में एक एप्लीकेशन दिया, उस एप्लीकेशन के साक्ष्य पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उस डॉक्टर कादरी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मेडिकल हो रहा है, उस पूरे बयान के हिसाब से मेडिकल के बाद अब विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि बनारस में भी धर्मांतरण का जो मामला है वो लगातार सामने आ रहा है। डॉक्टर नईम कादरी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो महिला के इलाज के साथ साथ उसके धर्मांतरण का काम करता था। हालांकि पुलिस पूरी जांचबीन कर रही है। अब देखना होगा कि उसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महिला ने जो आरोप लगाया उस पर लगातार पुलिस काम कर रही है। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। सीधे चलेंगे जमील के पास। जमील, बड़ा संवेदनशील इलाका है वाराणसी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है और कहा जाता है कि चप्पे चक्के पर निगाहें होती हैं, वहां पर इंटेलिजेंस बहुत गंभीरता से काम करता है, उसके बाद भी धर्मांतरण हो रहा है। बिल्कुल, देखिए बनारस के नई सड़क क्षेत्र में ये मामला धर्मांतरण का आया है और निश्चित तौर पर ये आरोप उस महिला ने लगाया जब उन्होंने पत्र लिखा, यानी कि प्रार्थना पत्र दिया सिगरा थाने पर। उसके बाद सिगरा थाना हलचल में आया और उसके बाद मोहम्मद कादरी जो है, नईम कादरी के घर पर जाकर पुलिस उसकी गिरफ्तारी की और उसके बाद पूछताछ की। तब ये पता चलता है कि नईम कादरी जो है वो पेशे से तो डॉक्टर बताता है, लेकिन वो दुआ तबीज और फूंक झाड़ का भी काम करता है। और उसके बाद उसने पिछले 10 साल पहले उस महिला का इलाज किया था और इलाज के दौरान ही उसके रिलेशन अच्छे हो गए, उसके घर आना जाना भी लगा था। और 27 जुलाई को नईम कादरी उस महिला के घर जाते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं और साथ ही साथ ये आरोप लगाते हैं, दबाव बनाते हैं कि अपनी बेटी का निकाह हमारे साथ करो और अपनी बेटी का इस्लाम धर्म कबूल करवाओ। तो इस तरीके के धर्मांतरण का मामला है। हालांकि पुलिस उस पर काम कर रही है और आज हमने सिगरा इंस्पेक्टर से बात की तो उनसे पूछा कि इसमें क्या कोई और भी नेक्सस निकल कर सामने आया है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई अभी जानकारी नहीं है, हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं, अगर जो भी इस पर नेक्सस होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि नईम कादरी की जो मोबाइल नंबर है उसको सर्विलांस पर लगा दिया गया, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले तो उस पर बाकायदा ढंग से जांच की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये देखा जाए तो बनारस में वाकई में इंटेलिजेंट हो या फिर एलआईयू हो, ये पूरी तरीके से फेल है। और बनारस में धर्मांतरण का जो मामला आया है वो नईम कादरी के ऊपर ये आरोप लगाया कि वो लगातार पिछले कई सालों से इस तरह का काम करता था। जो भी दवाखाने पे लोग आते थे उसको बाकायदा दवा के साथ साथ वो इस्लाम धर्म के बारे में बताता और इस्लाम धर्म कबूल करने की दबाव बनाता था। इस तरह की चीजें निकल कर सामने आई है और महिला का आरोप ये कि उसकी लड़की के साथ साथ उसके लड़के का भी धर्मांतरण कराने का बात करता था और खुद उस महिला से कहता था कि तुम भी इस्लाम कबूल कर लो, तुम हमारे साथ रहो, हम तुम्हारे परिवार का पूरा खर्चा चलाएंगे, पूरे परिवार का खर्चा देखभाल करेंगे। इस तरह के मामले आए। हालांकि पुलिस लगातार इस पर काम कर रही है और नईम कादरी की गिरफ्तारी होने के बाद वो जेल के सलाखों में जा चुका है। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, बलरामपुर हो या फिर लखनऊ हो, उत्तर प्रदेश के कई इलाके हों या फिर वाराणसी हो,
मुझे लगता है कि एक बार उत्तर प्रदेश में बहुत गंभीरता से नज़र रखना पड़ेगी, क्योंकि तमाम खबरें आने के बावजूद भी, कार्रवाई होने के बाद भी, ईडी के एक्टिव होने के बाद भी धर्मांतरण का खेल रुक नहीं रहा, लगातार चल रहा। बिल्कुल मनोज जी, मामले रिपोर्ट भी हो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। पिछले 10 सालों में जिनको भी दबाया गया, बहलाया गया, डराया गया और धर्मांतरण करा लिया गया, और वो लोग अपनी आवाज दबाए बैठे थे। वजह छांगुर जैसे लोग, वजह जिन लोगों ने मजबूरियों का फायदा उठाया, गंभीर बीमारियों में पैसे दिए और ये दबाव बनाया कि अब धर्मांतरण करना ही पड़ेगा। ऐसे लोगों के सामने मजबूरियां थी और अलग अलग तरीके की मजबूरी। कुछ लोगों को ब्लैकमेल भी किया गया, कुछ लोगों की परिवार के बच्चों को बाहर भेजने की बात कही गई और उन्हें बाहर भेज दिया गया, वहां उनका धर्मांतरण हो गया। इस तरह की चीजें हुई हैं और कई सारी केस स्टडीज सामने आ रही हैं। ऐसे में अब लोग सामने आ रहे हैं और ये मामले खुल रहे हैं, लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और जब कार्रवाई शुरू होती है तभी अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग सामने मुखरता से अपनी बात कहते हैं, लोग हिम्मत जुटा पाते हैं असल में मनोज जी अपनी बात कहने का कि वो भी विक्टिम है। वैसा ही कुछ होता हुआ उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लगातार नजर आ रहा है। जमील हमारे साथ मौजूद हैं। जमील, क्या वाराणसी के बाकी के इलाकों में, क्योंकि बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं और वो इस दिशा में लोगों को जागरूक भी करती हैं, क्या वो सामाजिक संस्थाएं एक्टिव हुई हैं, हिंदू संगठन एक्टिव हुए हैं? उनको क्या इस बात का अंदेशा है कि कहीं और भी इस इलाके में, या जो तथाकथित डॉक्टर है शायद उसके पास MBBS की डिग्री भी नहीं होगी, कुछ और लोगों का तो धर्मांतरण नहीं किया? बिल्कुल, देखिए लगातार संगठन इस पर काम कर रहे हैं। हालांकि संगठन को भी जानकारी नहीं थी कि इस तरह के मामले डॉक्टर नईम कादरी के द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर नईम कादरी हालांकि पिछले लगभग 30 साल से वहां पर वो अपना दवाखाना चलाता है शेख सलीम फाटक के पास, और वहां पर जो लोग हैं आसपास के लोगों से हमने बातचीत की कि क्या किस तरह के मरीज आते थे, कहाँ के मरीज आते थे, आसपास के रहते थे, क्या दूर दराज से आते थे या पूर्वांचल के अलग अलग जिलों से आते थे, तो किसी ने बहुत खुलकर बातचीत करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने साफ साफ मना किया कि मुझे बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है वो ये बताते कि शाम के वक्त वहां पर काफी भीड़ लगती थी और उसी दौरान वो दवा के साथ साथ दवा तबीज, फूंक झाड़ के साथ साथ वो जो व्यक्ति उससे प्रभावित होता था उससे बाकायदा ये बात कहता था और समझाता था इस्लाम धर्म कबूल को। इस तरह की चीजें सामने निकल कर आई है। हालांकि कुल मिलाकर ये देखा जाए तो पुलिस लगातार उस पर काम कर रही है। पुलिस पूरे नेक्सस पर जाने की कोशिश करेगी, क्या डॉक्टर नईम कादरी के कोई और भी नेक्सस है, कहीं से और भी तार जुड़े हैं, चाहे वो छांगुर हो या फिर इस तरह की चीजें हो, इस पर पूरे तरीके से काम करे। और उसके मोबाइल सर्विलांस लगा दिए गए हैं। बाकायदा सर्विलांस के साथ साथ उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस समय दवाखाने में मिले हैं उसकी भी जांच की जा रही है और पूछताछ की जा रही है कि कौन लोग हैं, क्या कोई और भी महिला के साथ इस तरह की बात की जाती थी या फिर कोई पुरुष है उसके साथ इस तरह की बात की जाती, तमाम उस पर काम किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या निकल कर आता है कि डॉक्टर जो इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस जमील का, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अभिषेक का जो विस्तार से इस पूरे मामले पर हमें जानकारी दे रहे थे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।